हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं आज फिर आ गया हूँ कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स लेके। तो कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं आई नो कि आप लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि 10 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए मैंने चैप्टर्स बनाने स्टार्ट किए हैं ताकि आप वो क्वेश्चंस ढूंढ लें और उसमें जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो वहां पे आ जाएगा। इवन गूगल की एसईओ रैंकिंग में भी वो सही हो जाता है, ताकि कोई भी क्वेश्चन टाइप करेगा तो वो एक पर्टिकुलर सेक्शन आ जाएगा जहां पे आप अपनी क्वेरी डाउट आप क्लियर कर सकते हो। बट हमेशा आप अगर यूके वीजा अप्लाई करने वाले हो तो ये मैं सजेस्ट करूंगा, रेकमेंड करूंगा कि आप सारे वीडियोस देखें, ताकि आपके मन में जो डाउट है ना ये कोई भी आपके मन में ना रहे। एनीवेज, तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही अपना सेम डिस्क्लेमर कि जो भी मैं आपको बताता हूँ इस कंप्लीटली बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। किसी भी चीज में आगे बढ़ने से पहले अपने वीजा कंसल्टेंट, ट्रस्टेड रिसोर्सेज, ऑफिशियल वेबसाइट पर पक्का जाके चेक करें, किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। ओके दोस्तों, तो यहाँ सबसे बड़ी बात, एक मेरे काफी फॉलोअर्स मुझसे ये कह रहे हैं कि सर हम ये देखना चाहते हैं कि आप इनसे अलग यहाँ क्वेश्चंस वगैरह हम लोगों की क्वेरी सॉल्व करने से अलावा आप और क्या काम करते हैं। तो मैं कुछ शॉर्ट्स वगैरह या इंस्टाग्राम चैनल पे मैं कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, बट मैंने अभी उसके लिए एक नया चैनल क्रिएट किया है, योर ड्रीम फॉरेन बडी व्लॉग्स। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले प्रॉमिस किया है कि इस चैनल का जो पर्पज है वो है कि आपकी जो डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, जितने भी मिथ्स वगैरह जहाँ पे भी कुछ लोग मिसगाइड हो जाते हैं यूके वीजा को लेके, तो वो मैं क्लियर करूं। तो इसलिए इस चैनल को मैं हमेशा आपको एक अनइंटरप्टेड एक्सपीरियंस मिलेगा कि जो भी कुछ है ये तो। बट एक मैंने योर ड्रीम फॉरेन बडी जो व्लॉग्स मैंने बनाया है उसमें आप जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखें मैं इसके इन सब के अलावा भी मैं वहाँ क्या करता हूँ। जैसे बाइक राइड पे जाता हूँ, अलग अलग जगह पे, नई नई जगह पे घूमता हूँ, तो वो सब चीज़ें मे भी आपको थोड़ा अच्छा लगे और आपको पता चले कि यूके कैसा है। बट ये चैनल वही है, आप वहाँ पे जा सकते हो। तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और वीडियो और यहाँ आई बटन पे ऊपर भी आ जाएगा। तो वहाँ पे भी जाएं, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो भी आपको लगता है वो करें। एनीवेज, क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मेरे पास 2-3 क्वेश्चन्स पीटी को रिलेटेड आ रहे हैं, बट पीटी शुरू करने के क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारा आइल्स होता है, जिस तरह से हमारा एक्टिस होता है, क्योंकि यूके वीजा एप्लीकेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंग्लिश नॉलेज को प्रूफ करना। और इंग्लिश नॉलेज प्रूफ करने के 3 रास्ते हैं, या तो आप पीटी दे दो, या आप एक्टिस के थ्रू दे दो, और या आप आइल्स दे दो। ओके, आइल्स का नाम काफी लोगों ने सुना हुआ है, बट पीटी काफी लोगों ने कम सुना हुआ है। तो बट मैं आपको बता दूं, मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन है वो पीटी के लिए है, क्योंकि आइल्स एक लंबा प्रोसेस है। उसमें पूरा आपको एक एग्जाम आपको अलग देना पड़ता है, फिर एक इंटरव्यू आपका अलग होता है, तब जाके करीबन 10-12 दिन में आपका रिजल्ट आता है। लेकिन अगर हम जब पीटी की बात करें तो पीटी का टेस्ट एक ऑनलाइन टेस्ट है। ओके, और ये कंप्यूटर एआई एल्गोरिदम पे कंप्लीटली बेस्ड है, इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। तो आप जो भी वहां पे टाइप करोगे, जो भी कुछ आप वहां पे बोलोगे, उसका जो रिजल्ट है वो बहुत क्विक है। यानी अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एग्जाम देने गया, मुझे बहुत जल्दी डेट मिल गई थी। एग्जाम देने के बाद जैसे ही मैं घर पहुंचा तब तक मेरा रिजल्ट मेरे हाथ में था। तो ये बहुत जल्दी जल्दी का केवल फायदा एक ये है, पीटी के मामले में जल्दी का फायदा केवल इतना हो सकता है कि जैसे मान लो आप फेल हो गए, या कोई भी इंसान जो वो डिजाइन नंबर नहीं ला पाया, तो उस केस में आप एटलीस्ट जल्दी दोबारा से टेस्ट अप्लाई कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन कई अब आइल्स में क्या है, 14-12 दिन में रिजल्ट आ रहा है, तो 14-12 दिन पहले आप वेट करोगे और उसके बाद अगर सही स्कोर नहीं आएगा तो फिर ट्राई करोगे, तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो पीटी मुझे पर्सनली अगर मैं बताऊं तो काफी मुझे सही लगा। ओके, तो ये था पीटी एग्जाम। ओके, तो बाकी एक्टिस आपको पता ही, एक्टिस में एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, आपको यूके हो ये एक्टिस को भेजना होता है, और वो आपको बदले में सर्टिफिकेट देते हैं कि आपकी जो डिग्री है वो इंग्लिश में है। एनीवेज, तो ये है। तो पीटी का तो मैंने आपको जो ओवरऑल बताया, बट जो यूके स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए जो पीटी एग्जाम देना पड़ता है, उस पीटी एग्जाम का नाम है पीटी एकेडमिक यूके वीआई। ये कई बार लोग पूछते हैं सर कौन सा दूं, एकेडमिक दूं कि ये वाला दूं। तो आपको जो एग्जाम देना है वो देना है पीटीई एकेडमिक यूके वीआई। मैं एक जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप चेक कर सकते हो कि किस वीजा के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है और कौन सा मिनिमम सीईएफआर लेवल जो होता है वो आपको क्लियर करना होता है। अब इसमें एक जो क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है जो वर्क वीजा के लिए, जो यूके स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए है, वो है मिनिमम आपको 43 मार्क्स चाहिए पीटी में। अब एक बार अभी मेरी एक जो बंदा है, फॉलोअर है मेरा, उससे मेरी बात हो रही थी, तो उसने मुझे बताया सर मेरे बाकी सब में 47 आए हैं, लेकिन मेरा जो लिसनिंग है उसमें 30 आए हैं। तो दोस्तों यहाँ एक प्रॉब्लम है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, आपको सारे सब्जेक्ट में 43 से ऊपर लाने हैं। तो ये पक्का ध्यान रखें कि ओवरऑल तो आ ही जाएगा अगर आपके सारे
सारे में ओवरऑल 43 से ऊपर होने चाहिए। बहुत मिनिमम है, बट आपको कोशिश करना है कि 43 से ऊपर ही सारे जो स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग चारों में आपके 43 से ऊपर आए, तो आप सारे टेस्ट आपको क्लियर करने होने चाहिए। ओके अच्छा, एक ये ज़्यादा बड़ी एक ये अच्छी न्यूज़ आ गई है जो मुझे, मैं एक आध लोगों को मैं थोड़ा सा ये हो रहा था कि पीएलएफ फॉर्म भरना होता है, हर बार मैं बता रहा हूँ, बट अब यूके गवर्नमेंट ने पीएलएफ फॉर्म कंप्लीटली हटा दिया है। आरटीपीसीआर वो पहले से ही हटा चुके हैं। अब आपको पीएलएफ फॉर्म भी नहीं भरना है, जो होता है पैसेंजर लोकेटर फॉर्म। तो जैसे आपका वीजा लगता है, वीजा लगने आप ट्रैवल कर सकते हो, आपको पीएलएफ फॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये पक्का ध्यान रखें, पीएलएफ फॉर्म की रिक्वायरमेंट अब हट चुकी है और आरटीपीसीआर हमारा पहले ही हट चुका है। तो ये एक अलग काम हो गया। ओके मेरे से एक बंदे ने ये पूछा है कि सर आप यूके में हैं, आपकी वाइफ भी है, तो क्या आप दोनों जॉब कर रहे हैं? क्योंकि अगर दोनों जॉब कर रहे हैं तो बच्चे को कौन देख रहा है, और क्या ये सिनेरियो है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे मैं अभी पर्सनली स्पीकिंग, तो अभी मेरी बच्ची तो एक साल की है, तो इसलिए मेरी बेटी जो मेरी वाइफ है वो उसको टेक केयर कर रही है, वो ही पूरा देखना, उसका पूरा जो देख रेख है वो खुद से कर रही है। बट अभी हम सोच रहे हैं कि आफ्टर 2 इयर्स, जैसे ही वो 2 साल की हो जाती है, उसके बाद वो जॉब करना स्टार्ट करेगी, तो वहाँ पे उस केस में यहाँ पे काफ़ी सारी नर्सरीज वगैरह हैं जहाँ पे आप बच्चों को रख सकते हो। थोड़ा कॉस्ट भी थोड़ा है उसमें, थोड़ा कॉस्ट फैक्टर भी है, बट ऑब्वियसली अगर आपको जॉब करनी है तो ये आप कहीं ना कहीं बच्चे को तो रखना ही पड़ेगा। तो वो एक है, वो ऑप्शन भी आपके पास ईजिली अवेलेबल है, और तो वो पक्का आप देखें उस तरीके से, क्योंकि नर्सरी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बच्चे वहाँ पे आराम से लाइक माइंडेड जो बच्चे होते हैं वहाँ पे आराम से खेल कूद सकते हैं, और काफ़ी यहाँ पे काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी है उन सब के मामले, काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। तो वो एक ऑप्शन होता है, तभी आप दोनों जॉब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है। ओके तो एक बंदा, ये बड़ा कंफ्यूजन हो गया, उसको हेल्थ केयर में वीज़ा उसको उसने जॉब अप्लाई की थी, तो उसको जॉब मिल गई है, ऑफर लेटर उसको मिल गया है, लेकिन सीओएस 2 महीने हो गए, सीओएस आया नहीं है। तो उसने कहा सर ये यूके होम ऑफिस जो होता है वो सीओएस कब तक इशू करता है? दोस्तों मैं आपको ये पूरा प्रोसेस क्लेरिफाई कर देता हूँ एक बार में। ओके तो जब भी आपकी जॉब, आपकी किसी भी एम्प्लॉयर की जो जॉब है, जैसे आपको इंटरव्यू क्रैक कर देते हो, ऑफर लेटर आपको आ जाता है, अब एम्प्लॉयर का काम है सीओएस गेट करना। ओके सीओएस सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होता है जो आपको मिलता है, जिसके बेस पे आप जॉब करते हो, जॉब आप यहाँ पे यूके आ सकते हो और वीजा अप्लाई करते हो। वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप में भी 2 तरीके के सीओएस होते हैं, एक होता है डिफाइंड और एक होता है अनडिफाइंड। इसका मतलब है एक सीओएस होता है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी यूके में है और जॉब अप्लाई कर रहे हैं, ऑलरेडी इंडियन जो यूके में है और जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए एक तरीके का वीजा है, और एक तरीके का सीओएस, और दूसरे तरीके का सीओएस है जो यूके में नहीं है और उनको यूके आना है जॉब करने के लिए। तो 2 तरीके का सिनेरियो है। ओके तो उस केस में क्या होता है, अनडिफाइंड सीओएस होता है जो आपके एम्प्लॉयर को, अगर आप यूके से बाहर हो तो वो आपको उसके लिए आपको एलोकेशन मिलती है यूके होम ऑफिस से। ओके उसके बाद तब उसके बाद क्या होता है कि जब वो वहां पे अप्लाई करते हैं और तब उनको एक अनडिफाइंड सीओएस एलोकेट होता है उनके अकाउंट में, और इस प्रोसेस में मुश्किल से 1 से 2 दिन लगता है, आराम से एलोकेट हो जाता है। ओके एलोकेट होने के बाद जैसे ही वो एलोकेट हुआ, वो पूरा सीओएस कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक सीओएस का रेफरेंस नंबर होगा जो आपको मिलेगा, प्लस आपको वो स्पॉन्सर का जो नंबर है वो मिलेगा। यही 2 रिक्वायरमेंट है आपकी वीजा एप्लीकेशन भरने के लिए, आपका स्पॉन्सर का जो लाइसेंस नंबर है प्लस जो सीओएस नंबर है वो आपको चाहिए। बट इस सीओएस नंबर में यूके होम ऑफिस का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। जैसे ही एम्प्लॉयर अप्लाई करता है उसके लिए, अगर वो ए रेटेड स्पॉन्सर है तो वो उसको आराम से मिल भी जाता है, अगर वो प्रॉपरली स्पॉन्सर ड्यूटी फुलफिल कर रहा है, तो जैसे ही उसको मिलता है वो आपको दे। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन आपके एम्प्लॉयर पे। तो इसका यूके होम ऑफिस से, आपके वीजा से कोई मतलब नहीं है, और इसकी कोई डेडलाइन नहीं है, क्योंकि जैसे ही एम्प्लॉयर अप्लाई करता है वो 2 दिन में आ जाता है। तो ये पक्का आप ध्यान रखें। तो आपको चेस करना, अगर आपके पास सीओएस नहीं आया है तो आपको एम्बेसी वगैरह किसी को चेस नहीं करना, आपको चेस करना है आपके एम्प्लॉयर को, लगातार मेल करो, देखो प्रोसेस कहाँ पे है कि नहीं है, जो भी है, बट आपको चेस उनको ही करना है, राइट। तो ये पक्का आप ध्यान रखें। तो यूके एम्बेसी का और होम ऑफिस का इससे कोई मतलब नहीं है। ओके हाँ एक बड़ा फनी क्वेश्चन था, एक बंदा मुझसे बोल रहा है भाई मुझे डर लग रहा है क्योंकि जो मेरा स्किल्ड वर्कर वीजा है वो 9 दिन में ही आ गया,
तो अब मुझे बड़ा डर लग रहा है क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड सर्विस ली थी और 9 दिन में कैसे आ गया। देखो अब प्रॉब्लम वही है, जल्दी आ जाए तो प्रॉब्लम, लेट आए तो प्रॉब्लम। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी आ सकता है। मेरी वाइफ और मेरी बेटी का जो डिपेंडेंट वीज़ा है वो सीधे 8 दिन में ही आ गया था। तो जल्दी कितना भी आ सकता है, बस आप इतना ध्यान रखें आपके पास अगर VFS से कलेक्शन के लिए ईमेल आता है और इससे पहले अगर आपके पास कोई भी रिजेक्शन ईमेल नहीं आया हुआ होता है या होम ऑफिस से कुछ भी कम्युनिकेट नहीं होता है, तो आप उसको एक्सेप्टेड ही समझ सकते हैं। जितना मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है, जितने लोगों से बात की है, काफ़ी लोगों का वीज़ा लगा है, उतने में मुझे आज तक एक भी रिफ्यूज़ल नहीं दिखा जिनके पास कोई ईमेल नहीं आया हो। और सीधे उसको VFS से अगर आपके पास ईमेल आता है कलेक्शन के लिए, मतलब समझो आपका वीज़ा एक्सेप्टेड है और जल्दी आ सकता है। 6 दिन 7 दिन, उन्होंने मैक्सिमम 15 वर्किंग डेज बताया, तो उसके बीच में आप कभी भी आ सकता है। तो डोंट वरी अबाउट इट, डरना नहीं है। सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट जो नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है, और ये शायद छाया जी हैं, पता नहीं, इन्होंने एक साथ मुझे इतने सारे मैसेजेस कर दिए, हर जगह वेबसाइट में भी कर दिया, और इनको यही प्रॉब्लम है कि जो IHS फीस है, जो वीज़ा फीस है, वो कितनी है। और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। जिस टाइम पे मैं अपनी वाइफ और बेटी के लिए मैं जब वीज़ा एप्लीकेशन का पूरा प्लान कर रहा था, तब मुझे ये अनुमान था कि मुझे ये आइडिया था कि मुझे 5 लाख रुपए करीबन पे करने पड़ेंगे दोनों को मिला के। बट जब मैं एक्चुअल वीज़ा अप्लाई करने के लिए गया, तब मुझे पता चला कि जो वीज़ा, जैसे मैं हूँ स्किल्ड वर्कर वीज़ा शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में, मेरा जो प्रोफाइल है, तो जो फीस मेरी लगी है, वीज़ा फीस, IHS फीस, ओके, दोनों वही फीस आपकी वाइफ की भी और आपकी जो बेटी है उसकी भी वही रहेगी। बेटी का थोड़ा कम रहेगा, बट वाइफ का आपका वही सेम रहेगा जो आपका लगा है। ओके, ये पक्का आप ध्यान रखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके जो मेन एप्लीकेंट जो पहले से UK में है, उनकी जो फीस लगी है वीज़ा की, वही फीस आपकी भी लगेगी, प्लस जो उनका जो IHS लगा है वो ही आपका लगेगा। बच्चों का थोड़ा कम लगता है। ओके, तो जैसे मेरी जो वाइफ है उसका 1200 पाउंड लगा, तो मेरी बेटी का लगा 900 पाउंड, 900 समथिंग, 1200 समथिंग और 900 समथिंग। तो आप ये समझ लीजिए कि उससे ज़्यादा नहीं होगा, इतना ही होगा। ओके, अगर स्किल्ड वर्कर वीज़ा शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की बात करें या किसी भी टाइप के जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में अगर आप आ रहे हो, तो जो हस्बैंड, जो आपका मेन एप्लीकेंट है, उसका पक्का ध्यान रखें, किसी से भी मिसगाइड ना हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है। ओके ओके ओके, ये नेक्स्ट सवाल जो मेरे एक बंदे ने ये पूछा है कि सर उसका जो स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया था, शायद 2021 में रिजेक्ट हो गया था। ओके, रिजेक्ट के बाद इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू चैलेंज किया। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो आपके पास UK होम ऑफिस से एक डिटेल्ड लेटर आता है कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ है, और उसी में नीचे आपके पास ऑप्शन भी देते हैं कि क्या आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू जब आप ले सकते हो, तो आप उनको 80 पाउंड की शायद फीस होती है, और उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए आप चैलेंज कर सकते हो उस डिसीजन को। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। ओके, तो इन्होंने भी वही एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू किया, और जो करंटली वेबसाइट पे मिनिमम 6 मंथ्स का टाइम बताया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का डिसीजन आने में। ओके, बट उसका और 8 महीने हो चुके हैं, 8 महीने हो चुके हैं। तो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू आप ले रहे हो ऑप्शन, वो सही है, बट उसका डिसीजन आने में लेट है, उसमें टाइम लगता है, डिले है उसमें काफ़ी लंबा। तो कई बार मैंने 9 महीने भी देख चुका है, 8 महीने भी देख चुका है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में आपका टाइम लगता है देने में। अब उनका ये कंसर्न है कि क्या मैं नया एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। देखो, आप न्यू एप्लीकेशन किसी भी टाइम पे अप्लाई कर सकते हो। जब भी आप न्यू एप्लीकेशन, जैसे आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे आपने वीज़ा अप्लाई किया और आपने रिफ्यूज़ल आपको मिला, तो इसका मतलब नहीं है कि आप कर नहीं सकते। ओके, आप अप्लाई उस टाइम पे भी कर सकते हो। ओके, लेकिन आप अपने रिफ्यूजल लेटर को पक्का चेक करें, क्योंकि कई बार आप बिल्कुल ही किसी अलग अलग टाइप के वीज़ा में आपको वो बैन कर देते हैं 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो वो पक्का ध्यान रखें कि आपका रिफ्यूज किस रीजन पे हुआ है, और आपके पास अब अप्लाई करने के लिए वो रीजन सेटिस्फैक्ट्री होने चाहिए, जस्टिफाइड होने चाहिए। तो रिफ्यूजल का कोई टाइम नहीं है, आप किसी भी, मतलब रिफ्यूजल के नहीं, रीअप्लाई का कोई टाइम नहीं है। आपका रिफ्यूज हुआ, आप तुरंत रिप्लाई कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आप देखो, आप लॉजिकली समझो, वीज़ा की एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है, वो तो उनको क्या है, वो फिर से रिजेक्ट कर देंगे। तो आपको ये पक्का ध्यान देना है कि रिफ्यूज़ल के केस में जो आपका जो रीज़न है जिसके बेस पे रिफ्यूज़ हुआ है, वो पक्का आप चेक करें, तब आप रीअप्लाई करें। बट रीअप्लाई की कोई ऐसी टाइमलाइन नहीं है, आप कभी भी रीअप्लाई कर सकते हो। अच्छा, लेकिन अगर आप, एक सिनेरियो ये भी है कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का आपने वेट किया,
ओके, और वेट करने के बाद आपके पास अभी तक रिजल्ट आया नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का, लेकिन अब आप चाहते हो कि दोबारा से रीअप्लाई करना, तो आप उस केस में भी रीअप्लाई कर सकते हो। आप रीअप्लाई करोगे, वीजा फीस भरोगे, भरते ही जब एप्लीकेशन वहां जाएगी होम ऑफिस, तो आपका जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अल्टरनेटिवली आप खुद से भी होम ऑफिस को ईमेल करके आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू को कैंसिल कर सकते हो, तो ये भी है। बट अगर आप रीअप्लाई भी करोगे तो भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये आप पक्का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। बट अगर आप रीअप्लाई करते हैं तो फिर बात वही है, रिस्क वही है, आपको पता ही, रिजेक्शन का रिस्क वही है, वो पैसे जो डूबने का रिस्क वही है, तो वो पक्का आप प्लीज ध्यान रखें। तो यही सब चीजें हैं। बाकी दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दीज क्वेश्चंस, और कुछ ना कुछ वो हेल्प होंगे। आप डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो भी आपको लगता है वो करें। और वेबसाइट मैंने आपको बताई दी है dreamforeign.com। क्वेश्चंस पढ़े हैं, देखें, आस्क का क्वेश्चन करें, शेयर योर स्टोरी। कई लोगों का वीजा आ रहा है, लोग मुझे रिप्लाई करते हैं सर मेरा वीजा आ गया, आपकी हेल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं बोलता हूँ कि प्लीज दोस्तों कुछ ना कुछ शेयर कर दो, एक दो पॉइंट ही शेयर कर दो अपने, लेकिन बस वो यस सर बोल देते हैं, उसके बाद फिर भूल गए, तो वो शेयर कोई नहीं कर रहा है अपनी स्टोरी। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसका कोई नहीं, आपकी हेल्प होनी चाहिए। अगर आप शेयर करेंगे तो किसी और की भी हेल्प हो जाएगी, तो इस पूरे कॉज में किसी ना किसी की हेल्प होगी, तो अगर आप शेयर करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। बट एनीवेज दैट्स टोटली फाइन। मैं आपका ड्रीम फॉरेन बडी था, हूं और रहूंगा। ओके, चाहे स्टोरी शेयर हो या ना हो। अब बाकी इंस्टाग्राम पे लोग आ ही रहे हैं, आप वहां पे भी आए, वहां पे कुछ रील्स वगैरह मैं आजकल कुछ डाल रहा हूं, तो उसको भी चेक करें। बाकी मैंने आपको बताया माई ड्रीम फॉरेन बडी व्लॉग्स, लिंक में डाल दूंगा, ताकि आप वहां पे भी जाके कुछ मस्ती वगैरह जो मेरी है वो चेक कर सकते हो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।